नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सरकारी जो टीसू लैब है बनाने का, वो स्थापित हो रहा है। लगातार उस पर काम चल रहा है, जो कृषि विज्ञान केंद्र बंजरिया है। इस टीसू लैब से क्या कुछ लाभ किसानों को मिलेगा, खास करके जो किसान केले की खेती करते हैं, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, और किस तरीके से बस्ती पूरे देश के पटल पर इस टीसू लैब के माध्यम से तमाम सारे प्रदेशों के किसान कैसे जुड़ेंगे, क्या कुछ इसमें अहम लाभ किसानों को मिलेंगे, इन सभी बिंदुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ कृषि पत्रकार बृहस्पति पांडे जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से टीसू लैब बनाया जा रहा है, क्या उसका उद्देश्य है और कितने किसान सीधे तौर पर इससे लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद और पीटीसी लाइव देखने वाले सभी दर्शकों को का भी स्वागत है। बस्ती में टीसू लैब बन रहा है, क्या इसका उद्देश्य है, कैसे ये काम करेगा और किसानों के लिए कैसे लाभकारी साबित होगा? देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि बस्ती जनपद का चयन टिश्यू कल्चर लैब के लिए किया गया है, केले की पौधे तैयार करने के लिए। और ये पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है, क्योंकि प्रदेश का पहला सरकारी क्षेत्र का बड़े स्तर पर, जहां प्रत्येक साल में लगभग 1 करोड़ पौधे तैयार होंगे। और पूरे पूर्वांचल सहित पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए जो टिश्यू कल्चर से तैयार होने वाले, टिश्यू विधि से तैयार होने वाले केले के पौधों की डिमांड होती थी, उसकी ज़्यादातर मांग बस्ती जिसके इस केंद्र से पूरी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरीके से लोगों के रोजगार की संभावनाएं क्रिएट करेगा। करीब 150 लोगों का की यहाँ पर भर्ती होनी है। उद्यान विभाग द्वारा इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है थर्ड पार्टी के अंतर्गत। और इसमें साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट से लेकर के उसकी देखभाल करने वाले लोगों की भर्ती होनी है। और जल्द ही भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, क्योंकि आगामी जुलाई 2025 से संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये जो केंद्र है, टिश्यू कल्चर लैब है, अपना पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू कर देगा। और अगर टिश्यू कल्चर लैब की बात करें, तो अभी तक जो पूर्वांचल में केले की खेती होती है, उसके पौधे बाहर से आते हैं। उत्तर प्रदेश में इसके पौधे टिश्यू विधि से तैयार नहीं होते हैं। ज़्यादातर पौधों की सप्लाई जलगांव, जो महाराष्ट्र में स्थित है, वहाँ से होती है। कुछ साउथ से होता है। और यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय थे आंद्रा वामसी जी ने, उन्हें एक बड़ी पहल की और बस्ती जनपद को एक बड़ी उपलब्धि उन्होंने दी। उन्होंने उनके प्रयास से ही सपने को बस्ती के धरातल पर उन्होंने उतारा। और करीब 8.5 करोड़ इसकी लागत, पहले लगभग 10 करोड़ थी, लेकिन शासन द्वारा जो अमुक्त धन किया गया है, 8.5 करोड़ रुपया धन अमुक्त किया गया है। और उसका निर्माण भी बहुत तेजी से चल रहा है। कार्यदायी संस्था द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, यूपी निर्माण निगम द्वारा। और सबसे अच्छी बात है कि आंध्रा वामसी जी ने उसी दौरान बस्ती से कुछ चुनिंदा किसानों को, जो जागरूक हैं, जो बागवानी में रुचि रखते हैं या बागवानी क्षेत्र से जुड़े हैं, उनको त्रिची में, जहाँ पर केला अनुसंधान का केंद्र, बड़ा केंद्र है भारत सरकार का, वहाँ पर भेजा था। और केला न केवल फल के रूप में इस्तेमाल होता है, बल्कि उसका चिप्स बनता है, उसका पाउडर बनता है, और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन वैल्यू वाले चीजें बनती हैं, जो हमारी सेहत के लिए लाभदायी माना जाता है। तो बस्ती से बहुत सारे किसानों को उन्होंने प्रतिभाग करने के लिए मौका दिया था। उसका पूरा खर्चा उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया था, आने जाने, रहने खाने का, वहाँ का जो शुल्क का भुगतान होता है, सब कुछ। और वहाँ से किसान सीख करके लौटे हैं। निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ नया होगा, किसानों के लिए रोजगार की संभावनाएं होंगी। और मुझे आशा भी है, जो जिस तरीके का सरकार का प्लान है, उससे ये है कि न केवल बस्ती के लिए, बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए और बाहर के किसानों को भी यहाँ पर करेगा। अभी जैसा हम जानते हैं कि आम के पौधों के लिए बस्ती का जो उद्यान, इंडो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो है, आम के पौधों के लिए पूरे देश में जाना जाता है। देश के अलग अलग राज्यों के किसान यहाँ आते हैं। वैसे तो ये बस्ती जनपद और पूर्वांचल के किसानों के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन जिस तरीके से इस केंद्र की पहचान बनी है, जिस तरीके से केंद्र पौधे तैयार कर रहा है और सप्लाई कर रहा है, उससे केंद्र और बस्ती का नाम पूरे देश में बढ़ रहा है। अगर हम जो किसानों अगर किसानों के लाभ की बात करें, या जो पूर्वांचल के किसान है लगातार, जिसे यहाँ पे केले की कौन सी प्रजाति की अभी तक खेती हो रही है, और इस लैब के बनने के बाद कितनी प्रजातियां उनको और उपलब्ध होंगी, और आर्थिक रूप से कैसे उनका जो है वो और मजबूत होंगे, और व्यवसायिक दृष्टिकोण से अगर बात करें तो कितना सहयोग इस लैब से मिलेगा? देखिए, टिश्यू की बात करें, अगर टिश्यू कल्चर की बात करें, तो टिश्यू पहले समझ लेते हैं क्या है। जैसे हम जो पौधे तैयार करते हैं, या तो हम कलम विधि से करते हैं, गुटी एयर लेयरिंग जिसको कहते हैं, पौधों की बात करते हैं, या हम बीज से तैयार करते हैं, जो पारंपरिक विधियां रही है। टिश्यू क्या होता है, जैसे हमारे शरीर में ऊतक होता है, ऐसे ही ऊतक होता है। ऊतक का काम है बढ़ना, शरीर को प्रतिरक्षित करना, बहुत सारे, मतलब एक तरीके से वो सुरक्षित रखने का काम करता है। तो टिश्यू जो केले का है, वो जो उन्नत प्रजाति के केले की बात करें, जैसा कि आपने सवाल किया कि कौन सी प्रजातियों के, सबसे ज्यादा देश में केले की खेती G9 प्रजाति की होती है, ग्रैंड 9 प्रजाति की होती है, उसकी डिमांड भी सबसे ज्यादा है। कमर्शियल रूप से सबसे ज्यादा खेती होती है। वैसे किसान जिस प्रजाति का डिमांड करेंगे आने वाले समय में, और बहुत सारी प्रजातियों पर काम हो रहा है, लेकिन G9 सबसे ज्यादा तैयार होता है।
तो ये जो जी9 है, जी9 जैसी जो भी उन्नत प्रजातियां हैं, उनका एक छोटा सा अंग लिया जाता है, चाहे वो छिलका हो, पत्ती का हो, या जो उसका कवर होता है उसका छिलका लेकर के, एक अंग लेकर के वो लैब में लाया जाता है, और लैब में फिर वो जार में लेकर के प्रोसेस किया जाता है। एक प्रोसेस के तरीके से एक ही जार में सैकड़ों से हजारों पौधे तैयार किए जा सकते हैं। तो हम सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां हमको 1000 पौधा तैयार करने के लिए ढेर सारी जमीन की आवश्यकता होती है, और पॉली हाउस की जरूरत पड़ती है, वेंटिलेटेड पॉली हाउस की, ग्रीन हाउस की जरूरत पड़ती है, वहीं हम एक छोटे से जार में हजारों पौधे तैयार कर सकते हैं। ये जब ये पौधे तैयार होंगे तो उसके लिए पूरी जो उसकी प्रक्रिया होती है, चाहे हाइजीन की बात करें या जो इन्फेक्शन नियंत्रण की बात करें, जो वायरस होते हैं उनके नियंत्रण की बात करें, सारी चीजों का ध्यान दिया जाता है, जिससे वो उसमें किसी तरह का बीमारी ना होने पाए। दूसरा जो है, जब ये पौधे उसमें तैयार हो जाएंगे तो उनकी हार्डनिंग होता है। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है, अगर उसे हार्डनिंग के बारे में बताइए हमारे किसान भाइयों को। तो हार्डनिंग ज्यादातर बहुत सारे पौधों का किया जाता है। तो हम एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहेंगे, जैसे एक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो पूरे 9 माह गर्माहट में रहता है, और बाहर जब वो बाहरी वातावरण में आता है, अगर उसे तुरंत स्नान करा दिया जाए, नहला दिया जाए, तो हाइपोथर्मिया मतलब अत्यधिक जो है ठंडा और गर्म का प्रभाव होकर के उसकी ज्यादातर मृत्यु हो जाती थी। इसलिए आप देखते होंगे अस्पतालों में उसे स्नान नहीं कराया जाता है। तो उसी तरीके से मतलब वो एक तरीके से उसको बाहरी वातावरण से समन्वय बनाने के लिए किया जाता है। तो ये जब पौधा लैब से आएगा तो पूरी तरीके से नाजुक होगा, उसको फिर एक वेंटिलेटेड पॉली हाउस में हार्डनिंग सेंटर होगा जो बगल में बन रहा है। तो हार्डनिंग सेंटर में ट्रांसप्लांट होंगे, वहां पर पौधा वायरस, ब्लाइट और बहुत सारे ऐसे कीट बीमारियों के तक लड़ने के काबिल बनाया जाएगा, हार्ड बनाया जाएगा, प्रतिरोधी बनाया जाएगा, कि जब वो पौधा वहां से निकल करके सीधे किसानों के खेत में जाए तो उन सारी परिस्थितियों से अपने आप को ढाल ले और बच जाए। तो जो किसानों को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है फसल में केले की, उससे बचेगा, कीटों से बचाएगा। और दूसरा सबसे अच्छी बात कि जलगांव से पौधा आता था या बाहर से कहीं दूसरे राज्यों से आता था, तो वो लैब से पौधा तैयार होता था और सीधे हार्डनिंग सेंटर आता था। हार्डनिंग का कोई मानक नहीं था। बहुत सारे लोगों ने जो पौधशालाएं हैं उन्होंने अपना हार्डनिंग सेंटर बना रखा है, आजमगढ़ में है, कुशीनगर में है, लेकिन वो मानक विहीन है। तो उससे कई तरह की बीमारियां उस पौधों में रहती थी, और किसान जब उसको ले जाकर के खेत में रोपता था तो उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ता था। चूंकि ये सरकारी केंद्र है, इसका लाभ कमाना उद्देश्य नहीं है, किसानों के साथ किसी तरह की बेईमानी का उद्देश्य नहीं होगा, चूंकि पूरा उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने पर केंद्रित होगा। सस्ते दर पे पौधे उपलब्ध होंगे। दूसरा, हम जब ट्रांसपोर्ट से पौधे लाते हैं तो कई बार पौधे डैमेज हो जाते हैं, तो उसमें भी नुकसान होगा। हम जलगांव से जो पौधे लाएंगे, जलगांव से जो पौधा आएगा, तो उसमें तो ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च आता है, भारी खर्च आता है ट्रांसपोर्टेशन पर। वो भारी खर्च से किसान भाई बच पाएंगे। अगर उनका या कुशीनगर का कोई किसान है, या हम बाराबंकी किसान की बात कर ले आजमगढ़ की, वो अपने निजी वाहन से भी उस पौधे को ले जाए, तो लोग 50,000 में पौधे का ट्रांसपोर्टेशन खर्च आता था, वो घट करके 10,000 पर, 5,000 पर आ जाएगा। यहाँ सस्ते दर पे भी मिलेगा, जो बाहर के, जिससे ट्रांसपोर्टेशन में पैसा ज्यादा लगता है तो रेट भी ज्यादा रहता है अभी तक। जी जी, बहुत लागत बहुत कम आ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो जाएगा, डैमेजेस का खर्चा कम हो जाएगा, जो मूल्य है पौधे का, प्रति पौध मूल्य होगा उसका खर्चा कम हो जाएगा। तो किसान का जो तैयार करने के बाद जो प्रॉफिट है वो अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा किसानों का लागत जो आता है पौध पर, रोपाई पर, उसके खाद उर्वरक पर आता है। तो इन सारी चीजों में न केवल कमी लाएगा। दूसरी जो मैं बात कर रहा था कि जब पौधा रोपा जाता है तो उसमें बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, ब्लाइट एक बड़ी समस्या है, तो उन सारी उसके प्रति अवरुद्धि होगा पौधा। और यहाँ जो पौधा तैयार होगा निरंतर वैज्ञानिकों की देखरेख में होगा। किसान जब यहाँ से पौधे ले जाएंगे तो एक बड़ी उनको सहूलियत रहेगी कि जब कभी किसी तरह की समस्या आएगी तो वो यहाँ के वैज्ञानिकों से सीधा संवाद करेंगे। अभी तक निजी कंपनियां सप्लाई देती थी, उनसे संवाद नहीं हो पाता था, किसी तरह का क्लेम नहीं कर पाते थे। अगर कोई समस्या आती है, गुणवत्ता में समस्या आती है, तो सीधे तरीके से वो क्लेम कर पाएंगे, शिकायत कर पाएंगे, और उसका निवारण भी सरकार करने का प्रयास करेगी। अच्छा, यहाँ पे एक तो पहला सवाल, दो छोटे छोटे सवाल हैं। पहला तो कितनी प्रजाति लगभग जो पौधे केले के भी है टीसू लैब की, कितनी प्रजाति रहेगी? दूसरा, क्या आपको लगता है कि ये लैब बनने से पूर्वांचल में केले की खेती का जो भूभाग है उसमें विस्तार होगा? बहुत बड़ा सवाल है। अभी अगर आज की बात करें तो बस्ती के ही किसी अखबार में मैंने एक खबर आज के ही अखबार में पढ़ी थी कि बस्ती का जो एरिया है या पूर्वांचल का एरिया है, किसानों की जो केले की फसल पूरी तरीके से कट चुकी है, हार्वेस्ट कर चुके हैं। अब किसी किसान के पास केला नहीं है। आने वाले कुछ महीनों में नवरात्र मार्च महीने में पड़ने वाला है, रमजान आने वाला है,
तो केले की डिमांड तो पूरे साल रहती है, ठंड के 1-2 महीने थोड़ी डाउन रहती है और केला सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो केले का रेट अब बढ़ने वाला है और जब बाहर से आएगा तो ट्रांसपोर्ट पर खर्चा तो आएगा ही आएगा। दूसरा, बाहर से महँगे रेट पर केले की आवक होगी, तो बाज़ार में जब एक आम उपभोक्ता खरीदने जाएगा तो उसे अधिक मूल्य पर खरीदना पड़ेगा। जब केला स्थानीय रूप में पौधा उपलब्ध होने लगेगा, एक मैं कारण बीच में और बताऊंगा केले की खेती क्यों कम हो जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार भारी अनुदान देती है केले की खेती के लिए, उसकी रोपाई के लिए, पौधों के लिए। तो कई बार क्या होता है कि पौधे समय से उपलब्ध नहीं हो पाने की वजह से जो किसान भाइयों को अनुदान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता और केले की खेती नहीं कर पाते हैं। जब 1 करोड़ की बल्क मात्रा में यहाँ के पौधे तैयार होंगे तो किसान भाइयों को ससमय पौधे उपलब्ध होंगे, तो उद्यान विभाग से जो उनको अनुदान है वो मिल जाएगा और जो छोटे और मझोले किसान हैं जिनके पास पूंजी की समस्या बनी रहती है वो अनुदान पर केले की खेती कर पाएंगे, क्योंकि केला एक कमर्शियल खेती है। केले के साथ हम सहफसली खेती भी कर सकते हैं, गेंदे की खेती कर सकते हैं, सब्जियों की खेती कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आय में इजाफा होगा, पूर्वांचल में रकबा बढ़ेगा और जो बाहर से आवक होती है ऑफ सीजन में जब केले की खेती कम हो जाती है पूर्वांचल, उस दौर में भी केले की भरपूर फसल तैयार रहेगी। तो ऐसे तौर पर कमर्शियल रूप से या हम कहें माली रूप से किसानों की हालत और मजबूत होने वाली है। आपने एक महत्वपूर्ण चीज बताया कि इस समय पूर्वांचल में जो केले का उत्पादन था, इस समय पूरा लगभग जो उसकी खपत बिक्री हो चुकी है। तो जब ये पूरा लैब तैयार हो जाएगा और पर्याप्त मात्रा में पौधे किसानों को सस्ते दर पर मिलेंगे, टिकाऊ मिलेंगी, गुणवत्ता उनकी अच्छी रहेगी, तो क्या स्थिति आएगी कि एक तो ये जो हमारा क्राइसिस है, ये क्राइसिस में कमी आएगी, हमारे पास पूरे साल उपलब्ध रहेगा केला। दूसरा, हम जो है निर्यात करने के लायक भी रहेंगे। बिल्कुल निर्यात करने के लायक सबसे अच्छी बात कि पड़ोस का जिला बिहार है, बिहार में केले पर फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा हम उत्तराखंड की बात कर लें, इसके बाद मध्य प्रदेश की बात कर लें, आसपास के जो राज्य हैं उन राज्यों में आसानी से सप्लाई हो पाएगी। तो केले की जो स्थानीय लेवल पर मांग है उसकी तो पूर्ति होगी, साथ में जो अगल बगल के राज्य हैं उनकी भी पूर्ति होगी। बनारस में एक विदेशों में निर्यात करने के लिए प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने एक बड़ा सेंटर डेवलप किया है, जहाँ से आम की भी सप्लाई हो रही है, केले की भी सप्लाई आसपास के जो देश के अगल बगल के राज्य है या यूरोप के राज्य है, राज्य की बात करें देश है, उन देशों में सप्लाई हो रही है। एपीडा एक एजेंसी बनाई गई है, भारत सरकार ने बनाई है। एपीडा के थ्रू गुणवत्ता और मानकों को ध्यान में रख करके केले की सप्लाई विदेशों में हो रही है और उसकी डिमांड भारतीय केले की बढ़ रही है। तो ऐसे में अधिक मुनाफे के लिए पूर्वांचल के किसानों के लिए एक बड़ा अवसर होगा कि वो एपीडा के थ्रू अपना जो केला है वो विदेशों में भेजें। वैरायटियों की बात करें, जी9 की खेती सबसे ज्यादा होती है यहाँ। जी9 तो आमतौर पर होगा ही, जैसा कि यहाँ पर जो ज्वाइंट डायरेक्टर हार्टिकल्चर है वीरेंद्र कुमार यादव जी, बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं और उनका पूरा प्रयास है कि गुणवत्ता युक्त पौधे तैयार हों। उनसे जो बात हुई थी उन्होंने बताया था जितनी भी किस्मों की डिमांड होगी, अभी एक रेड कलर का केला आने लगा है और बाराबंकी में इसकी बड़ी खेती होती है, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होती है, रोगों से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, हमें लड़ने के काबिल बनाता है। तो इस तरह की जितनी भी डिमांड बढ़ेगी कमर्शियल लेवल पर, जिसकी मांग होगी और खेती जिस वैरायटी की किसान करना चाहेंगे, विभाग उनके लिए पौधों की प्रचुर मात्रा तैयार करेगा और उनको सप्लाई करेगा। क्योंकि अगर हम पूर्वांचल लेवल पर देखें, खासकर बस्ती के लिए तो वरदान साबित होने वाला, बस्ती के बहुत सारे किसान करते हैं लेकिन पौधों की उपलब्धता न होने की वजह से कई बार उन्हें लेट में वैरायटी, देखिए कई परिस्थितियों पर निर्भर करता है केला की। एक तो समय से उसकी रोपाई की हो जाए और उसको समय से खाद उर्वरक दिया जाए और उसकी जो बीमारियां उसे कम से कम कीट बीमारियां हो, और साथ में साफसली खेती के रूप में दूसरी फसलें भी उगाई जाए। अगर इतनी खेती करते हैं तो किसान की जो केले की लागत, अगर उसके साथ साफसली खेती कर लेते हैं, गेंदे की खेती करते हैं, तो पौधे पर जो लागत आती है उसमें कमी आ जाएगी या जीरो कास्ट हो जाएगा, उर्वरक का कास्ट जीरो हो जाएगा, खाद जुताई हार्वेस्टिंग का कास्ट जीरो हो जाएगा। तो पूरी लागत जो है उनकी दूसरी फसल से निकल जाएगी और पूरा का पूरा प्रॉफिट वो केले से कमा सकते हैं। अगर उन्होंने 1 लाख का केला बेचा तो 1 लाख उनकी प्रॉफिट होगी, क्योंकि उस फसली के रूप में हमने गेंदे या सब्जियों से उसका लागत निकाल लिया होगा। तो देखिए, हमने अभी बात की वरिष्ठ कृषि पत्रकार बृहस्पति कुमार पांडेय से। उन्होंने विस्तार से बताया कि बस्ती में जिस तरीके से एक टिश्यू जो बनाने का, केले का जो टिश्यू लैब है वो किस तरीके से स्थापित हो रहा है और कब तक वो पूरा हो जाएगा और इससे क्या कुछ किसानों को लाभ मिलेगा और व्यवसायिक रूप से किसानों के लिए कितना लाभदायक है, इसके बारे में विस्तार से बताया। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप वो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में और उस सवालों का जवाब देने के लिए हम प्रयास करेंगे। फिर बात करेंगे बस्ती से पीटीसी लाइव के लिए विवेक कुमार मिश्र।